सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही ना था। हर नवविवाहिता ऐसा ही महसूस करती होगी। तन्मय मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते थे, तो माजी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर तन्मय जब ऑफिस में व्यस्त हो गए, तो मुझे यह तिलिस्म टूटता हुआ सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से माँ जी भी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थी। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती थी, पर 11 बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। माँ जी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और मैं कोई ना कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती। पर रोज़ रोज़ नई नई पुस्तक भी कहाँ से मिलती। मेरी मनःस्थिति माँ जी समझ गई। शिल्पी बेटा, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? अंबेडकर सर्कल पर एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्य बन जाओ। जब तुम जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहाँ तुम पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि पढ़ सकती हो, इशू भी करवा सकती हो। मुझे उनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहाँ आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है, लोगों की अच्छा साहित्य पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या तो उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नज़र आते हैं। मेरे और सुदर्शन जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 4-5 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, सुदर्शन जी से तो परिचय कराना भूल ही गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था उम्र उन्हें बस छूकर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम, विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय में उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय ही लाइब्रेरी में आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर करने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आ जाता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। तन्मय चूँकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर तन्मय का इंतज़ार करती थी। फिर माँ जी के शहर से लौटते ही मैं और तन्मय कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और सुदर्शन अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर इंतज़ार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया, तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है, मैं वैसे भी पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ। पर सुदेश मानता ही नहीं, कहता है इस वक्त धूप ज़्यादा हो जाती है, मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं, चलिए आज मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी ही थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे, तभी सुदेश जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतज़ार कर रही होंगी। रास्ते में भी उन्हीं सब के बारे में सोचती रही। अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में मुझे विदुर सुदर्शन जी पूर्णतः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। सुदेश जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी, बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था और इसके लिए मैं माँ जी की दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो नीचे कार में इंतज़ार कर रहे सुदेश जी मेरी ओर बढ़े। अंकल, शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे, कहकर मैं आगे बढ़ जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, वे बोले। जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या? महिला? मैं?
अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा के उम्र की महिला, वे उनके साथ लगभग रोज शाम की सैर पर होती हैं। लोगों ने उन्हें घुल मिल कर बातें करते, एक आध बार आइसक्रीम खाते भी देखा है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। पूछे भी तो कैसे। आप प्लीज़ उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वो बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे यह नहीं होगा। प्लीज़, यह काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन उपापोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन सुदेश जी ने फिर रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वे अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं आप? शाम को पार्क में सैर करने चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती हैं उनसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज़ से छलक पड़ा था। अरे, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि हम कोई डेट पर मिलते हैं। हा हा। अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करते नहीं, बस जनरल बातें ही होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती हैं तो मैं उसे कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज़ के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती हैं। कभी हमारे ज़माने की चर्चा छिड़ जाती है। तब यह होता था, वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियां आ जाती थीं। हम तो सब्जी रोटी के अलावा और कुछ समझते ही नहीं थे। पर आज के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं तो कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगता है पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती हैं। पर बुरा मत मानना, अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास ही सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने बात वहीं पर समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल, आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फ़ी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फ़ियाँ खरीदी। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगे। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे ही कुल्फ़ी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है, मैंने हंसते हुए कहा। तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। सुदेश जी को यह सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ ही डाला। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक विधुर बुजुर्ग इंसान का अपने किसी हमउम्र से बात कर लेने, हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफ़ी मांगने लगे। सुदर्शन अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और भी बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए माँ जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा माँ जी कैसे इस उम्र में भी सब संभाले हुए हैं। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुंची तो जाते ही अंकल ने घेर लिया। 2 दिन कहाँ गायब हो गई थी। इधर वो सैर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया। अच्छा देखो, बुक्स का नया स्टॉक आया है। आशापूर्णा देवी की पूरी सीरीज़ है। ये 2 मैंने पढ़ ली है, तुम ले जाओ। बहुत अच्छा लिखती हैं। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच यही हुआ। शाम को माँ जी के सैर पर निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी खास सहेली पूनम आ गई, वरना तो पूनम ने मेरे कानों में जो खुसर फुसर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। माँ जी सैर के बहाने रोज किसी से मिलती हैं, उनके संग घंटों गुजारती हैं, खाती पीती हैं और सैर सपाटा करती हैं।
कहते दुख तो बहुत हो रहा है शिल्पी, पर तेरी खास सहेली हूँ, इसलिए छुपाकर भी नहीं रख सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। तन्मय जी से बात करके और स्थिति को संभाल ले। मेरी ज़रूरत हो तो बताना। बात हम दोनों तक ही रहेगी। मेरा तुझसे वादा है। मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। पूनम देर तक मुझे सांत्वना देती रही। दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे माँ जी की देखरेख में, जो आज ये सब कुछ देखना सुनना पड़ रहा है। मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा दिन ही माँ जी के साथ रहती हूँ। तन्मय भी थके मांदे लौटने के बावजूद रात का खाना माँ जी के साथ बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखा है, जहाँ वे अपनी पसंद का प्रोग्राम देख सकें। रिश्तेदारों से भी मिलने मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई हैं। रोष, अवसाद, खिन्नता, नाराजगी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। पूनम को विदा करके मैं वापस घर के अंदर जा ही नहीं पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से तन्मय का इंतजार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से चलकर गेट तक आई। आगंतुक से नजर मिली तो हतप्रभ रह गई। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। अरे शिल्पी बेटी, तुम यहाँ पर रहती हो? वाह, क्या संयोग है सुधा जी। आपने कभी बताया नहीं कि मेरी शिल्पी बिटिया ही आपकी लाडली बहू है। देखो आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। सुदर्शन अंकल माँ जी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और माँ जी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया। क्या हुआ माँ जी को? मैं बाहर लपकी। सैर करते हुए पाँव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया था। डिस्पेंसरी से ड्रेसिंग करवा ली है, अब ठीक है। तुम चिंता मत करो, कुछ दिन आराम करेंगी, ठीक हो जाएंगी। पर हाँ, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर आने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठाने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान की सोच इतनी तुच्छ क्यों होती है? जिस बात के लिए मैं सुदेश जी को कुछ दिन पहले फटकार कर आई थी, आज वैसी ही घटिया सोच मेरी खुद की थी, वह भी किसी और के कहने के कारण। क्यों नहीं मैंने अपनी सहेली पूनम को उसी वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया था कि हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ जी के बारे में ऐसी बात करने की। बहुत शर्मिंदगी हो रही थी मुझे अपनी ऐसी घटिया सोच के लिए, और मैंने मन ही मन प्रण ले लिया था कि आगे से अपने मन में इस तरह के घटिया विचार कभी नहीं आने दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे।